मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हाल चाल आप सबको। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स हैं, फिर हम लोग ऑनलाइन आ चुके हैं जिसमें कि 11th का पी ब्लॉक हम लोग कवर करने वाले हैं। क्या कवर करने वाले स्टूडेंट्स हैं? 11th का पी ब्लॉक कवर करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक एलिमेंट हैं जो कि 11th का अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ है। तो ऑफलाइन क्लास आपकी ख़त्म हुई है और मैं ऑनलाइन भी दे करके मैं ये चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई जो है ना एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ हो। इसे लेकर मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी पढ़ाई को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, आपकी कॉन्फिडेंस को और भी पंख लगाना चाहता हूँ और भी आपकी पढ़ाई पूरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ हो, सेटिस्फेक्शन के साथ हो। इसी उद्देश्य से मैं लेके आया हूँ ऑनलाइन क्लास हैं। तो आप लोगों के लिए उम्मीद करते हैं कि बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कर इसे देखने का प्रयास करेंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी अपडेट रखेंगे। तो चलते हैं हम लोग बिना विलंब के ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स, क्या है इंट्रोडक्शन। पहले इंट्रोडक्शन जाने हम लोग को। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, कहता है इंट्रोडक्शन वे एलिमेंट्स हैं जिनके परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए, पी ऑर्बिटल में। कहाँ होना चाहिए, पी ऑर्बिटल में मौजूद हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट में जो है इसमें क्या क्या आपको जो है बेसिकली चीज़ें हैं उस चीज़ को समझते हैं हम लोग। तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ जो आप पी ब्लॉक एलिमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये पी ब्लॉक में जो है ये सब वर्ड का मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पी क्या है, पी सबसेल है। आप जानते होंगे पी कितने हैं। पी मूल रूप से 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एस, पी, डी और एफ। कितने सबसेल होते हैं? 4 सबसेल, एस, पी, डी एवं एफ। तो यहाँ पे किस सबसेल की बात हम लोग कर रहे हैं, पी सबसेल की। तो पी सबसेल की बात हम करेंगे तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, पी में होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब यहाँ देखें हम लोग कि ये जो पी सबसेल है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 6। इसी लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन भरने के वजह से इसमें 6 ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। कितने आते हैं, 6 ग्रुप। यस, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन नहीं दबाया अभी तक तो लाइक बटन ना बस दबा दें। तो इसमें कितने ग्रुप आते हैं, 6 ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। और 6 ग्रुप हैं के एलिमेंट कौन कौन से ग्रुप इसमें आएंगे, 6 ग्रुप के कौन कौन सा, ये हो जाएगा 6 ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। पहला कहाँ से, ये 6 ग्रुप का एलिमेंट जो है स्टार्ट होगा 13 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, ये 18 तक जाएगा। कहाँ तक, ये 18 तक। यानी पहला हो जाएगा कौन सा, यानी पहला शुरू हो जाएगा कहाँ से, ये 13। इसमें 6 ग्रुप एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आएगा, पहला हो जाएगा 13, 14, 15, 16 और 17 और साथ ही साथ 18। इसमें कितने ग्रुप हो गए, 1, 2, 3, 4 और 17, 17, 7, ये हो गया आपको 6, 5 और 6, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया, 6 ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। वो कौन कौन सब, तो 13 से लेके 18 तक। अब 18वें ग्रुप में जो एक हीलियम है वो इसमें नहीं आता। हीलियम को छोड़ करके इसके अंदर एलिमेंट आते हैं। तो आपने समझ गया कि पी ब्लॉक एलिमेंट में जो है पी क्या है, सबसेल है। पी में कितने ग्रुप भरते हैं, 6। इसी वजह से इसमें कितने ग्रुप के एलिमेंट आते हैं, 6 ग्रुप के। और कौन कौन एलिमेंट है, कौन कौन ग्रुप के, तो इसमें आपको सम्मिलित हैं 13, 14, यानी आवर्त सारणी के 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां, 16वां, 17वां और 18वें में हीलियम को छोड़। अब यहाँ देखें पी तो सबसेल था। अब देखें ब्लॉक मीन्स क्या होता है, ब्लॉक मीन्स होता है ऑर्बिटल। क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्लॉक मीन्स ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल आपने देख लिया कितना है, ऑर्बिटल या सबसेल। ऑर्बिटल और सबसेल एक ही चीज़ होता है। तो अगर हम लोग सबसेल देखें तो कितने हैं, 4, एस, पी, डी एवं एफ। अब एस कितने को भरता है, एस में 2, पी में कितने, 6, डी में कितने, 10 और एफ में 14।
इस प्रकार से S में 2 इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से इसमें 2 ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। कौन कौन आपको पता होगा, S तो खत्म कर चुके हैं हम लोग। इसमें कौन कौन ग्रुप के एलिमेंट आते हैं, ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड। P तो अभी देख ही रहे हैं हम लोग, P में 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसलिए इसमें ग्रुप में 6 ग्रुप के एलिमेंट आते हैं, यानी 6 ग्रुप के एलिमेंट। वो कौन से, 13 से लेके 18। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, इसलिए इसमें 10 ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। वो कौन सा, तो वो आपको इसके बीच में जो बच गया 1 और 2 और 13 से पहले, वो सब इसके अंदर आता है, यानी आगे बच गया आपको 3 से लेकर के 12 तक, ये टोटल। उसी प्रकार से ग्रुप नंबर 14 अर्थात F ब्लॉक में जो 14 एलिमेंट आते हैं, इसमें भी ठीक इसी तरह से। तो यहाँ तक हम लोग देखें कि P ब्लॉक एलिमेंट क्या है। P ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे, दोबारा रिपीट करें, वे एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए, P में होना चाहिए। किस में, P में, उसे हम लोग P ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, जो कि आप ऊपर देख चुके हैं, ये बता चुके हैं मैं कि वे एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में मौजूद होना चाहिए, उसे हम लोग P ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। चलते हैं आगे हम लोग। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि आवर्त में जो है, आवर्त सारणी में P ब्लॉक एलिमेंट का स्थान कहाँ है। देखते हैं हम लोग P ब्लॉक एलिमेंट। अभी तक तो हम लोग खाली वैसे देखे हैं कि ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक एलिमेंट आते हैं। अब कौन कौन एलिमेंट आते हैं, कौन कौन ग्रुप के, और ये ग्रुप किस तरफ है आवर्त सारणी में, बाएँ हैं कि दाएँ हैं, बीच में है कि नीचे है, अब उसको देखते हैं हम लोग। तो इसका पोजीशन हम लोग देखते हैं आवर्त सारणी में। आप एकदम एकाग्रचित होकर के ध्यान से एकदम कंटिन्यूसली, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से आप भी कंटिन्यूसली सारे चीज़ों को छोड़ करके आप इसमें एकदम ध्यान से देखें। और जो लोग इसको नहीं पढ़ पाए हैं या P ब्लॉक एलिमेंट को स्टडी नहीं कर पाए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में, वो भी इसको, उनको भी आप शेयर करें और उनको भी ये चीज़ें शेयर करें, और उसकी भी पढ़ाई इस तरह से कंप्लीट होगा, ताकि उसके लिए भी हेल्पफुल साबित हो, और जो नहीं पढ़ पाए हैं उसकी पढ़ाई भी होगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बताता हूँ। आगे हम लोग चल रहे हैं, इसमें अब देखते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इसमें जो है ग्रुप नंबर 18, 13 यहाँ हो गया और यहाँ पर 18। अब देखें 13 में क्या है, पहला एलिमेंट कौन है, बोरोन फैमिली, यानी बोरोन ये इसके शीर्ष में है, यानी बोरोन फैमिली का एलिमेंट इसमें आता है। उसके बाद 14 में कौन, कार्बन फैमिली का एलिमेंट आता है। इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फैमिली की, इसमें ऑक्सीजन फैमिली, और इसमें आता है फ्लोरीन है, फ्लोरीन फैमिली, और 18वें ग्रुप में हीलियम फैमिली के एलिमेंट आते हैं। तो कुल मिला कितने ग्रुप हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था P में कितने और ग्रुप के एलिमेंट आएंगे, 6 ग्रुप के। अब देखें इसमें कि एक ग्रुप में कितने एलिमेंट हो गए, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप हुआ, कितना हुआ, ये एक ग्रुप हुआ ये। इसी प्रकार से क्या इतने ग्रुप हैं, आपको 1 2 3 4 5 और 6 ग्रुप हुआ। और एक ग्रुप में कितने एलिमेंट होते हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कितने ग्रुप एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 और 5, यानी ये 6 गुना 5 करेंगे कितना होगा, 6 पंजा 30, यानी 30 एलिमेंट इसके अंदर आता है, किसमें, P ब्लॉक एलिमेंट में। और अब इसमें से 30 एलिमेंट तो आते हैं। अब हम लोग इस चीज़ को जाने कि इस 11th में हम लोग को पढ़ने कौन कौन से ग्रुप हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने हम लोग को 2 ग्रुप स्टार्टिंग से, कौन, 13 और 14, जिसमें हम लोग 13वां ग्रुप को बोरोन फैमिली और 14वां को कार्बन फैमिली के नाम से आते हैं। तो अब स्टूडेंट हम लोग इस ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे इसमें जो है, अगला देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स हैं, इसमें सबसे पहले डिफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। क्या है डिफिनेशन, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। वे एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल मौजूद हो, P ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अब इसकी फीचर्स दिए हुए हैं, कुछ इसके बारे में रहे, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। कहता है इन तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, NH2 NP126 है। अब S में देखिए S की पूरी तरह से भरा हुआ है, क्या इलेक्ट्रॉन, S में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यानी S2 हो गया, तो इसमें S में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लेकर के इलेक्ट्रॉन भर ले। लेकिन P में आप देखें स्टूडेंट्स, P में क्या है, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आई थिंक एकदम ध्यान से देखते रहेंगे, और आज हम लोग P ब्लॉक को ख़त्म करना है पूरी तरह से। तो स्टूडेंट्स आप एकदम नज़र जमाए रखें
और एकदम ध्यानपूर्वक इसे समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि NP1 to 6 है। यहाँ पे 1 to 6 क्यों लिखा गया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से लेके छः इलेक्ट्रॉन किस में जाना है? पी में। इसलिए इसका बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? NS2 NP1 to 6। आगे देखते हैं हम लोग। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे स्टूडेंट्स हैं। कहता है इस ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18 यानी हीलियम को छोड़कर 18 में हीलियम को छोड़ करके एलिमेंट आते हैं। इसमें कौन आते हैं? हीलियम को छोड़कर। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें 6 ग्रुप एलिमेंट आते हैं। वो कौन सा? 13 से लेके 18 तक। चल नेक्स्ट, इस ब्लॉक के अंतर्गत कुल 30 एलिमेंट है। ये तो पहले ही मैं बता चुका हूँ। ये भी कितने एलिमेंट होंगे इसमें? 30 एलिमेंट। कैसे? एक ग्रुप में, यानी एक ग्रुप में 5 एलिमेंट और ग्रुप कितने हैं टोटल? 6। कितना हो गया? 6 पंचा 30। इस प्रकार से 30 एलिमेंट है। अब है पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं। पहला विशेषता है पी ब्लॉक के तत्वों में धातु एवं अधातु की संख्या, धातु और अधातु दोनों हैं, किंतु अधातुओं की संख्या से काफ़ी अधिक है। मतलब क्या हुआ? मेटल और नॉन मेटल, इस ग्रुप में मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं। मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं। लेकिन नॉन मेटल की संख्या वो मेटल से क्या है? बहुत ही अधिक है, यानी काफ़ी अधिक है। इसकी संख्या क्या है? नॉन मेटल की संख्या मेटल से अधिक है। नेक्स्ट है इस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण यानी मेटालिक प्रॉपर्टीज, यानी धातु का गुण बढ़ता जाता है। यानी धातु गुण बढ़ेगा, जिसका मतलब धातु होगा, वो धातु गुण बढ़ता है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। स्टूडेंट्स हैं, वर्ग क्या होता है? आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? वर्ग ऊपर से नीचे आता है। ये हो गया वर्ग। और आवर्त कैसे चलता है? आवर्त जो है बाएं से दाएं चलता है। ये हो गया आवर्त। क्या हो गया स्टूडेंट्स हैं? ये हो गया आवर्त। तो जब आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो नॉन मेटल यानी अधात्विक गुण बढ़ेगा। क्या होगा? अधात्विक गुण बढ़ेगा। यानी इधर अगर मेटल है तो यहाँ अगर पी ब्लॉक तो 18वें ग्रुप लास्ट में होते हैं। शुरुआत में कौन सा? शुरुआत में फर्स्ट ग्रुप होते हैं और लास्ट में 18वां ग्रुप। जब हम लोग ये तो जानते हैं तो आवर्त चलता है बाएं से दाएं और वर्ग चलता है ऊपर से नीचे। तो अगर यानी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? नॉन मेटल गुण बढ़ेगा, यानी अधात्विक गुण बढ़ेगा, यानी लास्ट में अधातु होगा। लेकिन इसी के ठीक अपोजिट जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो वो क्या होगा? इसका जो है धात्विक गुण वर्ग में नीचे जाने पर क्या कहता है? धात्विक गुण बढ़ता है। मतलब अगर ऊपर में नॉन मेटल होंगे तो नीचे आते आते क्या हो जाएगा? वो मेटल हो जाएगा। कहता है इनकी आयनन ऊर्जा आयनन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की ऊर्जा एस ब्लॉक के तत्व के तुलना में काफ़ी उच्च होते हैं। यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट के जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की कैपेसिटी होती है उससे इसकी अधिक होती है। जब अधिक होंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने में कठिनाई होंगे, और कठिनाई में इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे नहीं, और नहीं त्यागेंगे तो क्या होगा? वो ससंयोजक बंधन बनाएंगे, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग। ये रहा। कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है ये परिवर्ती संयुक्ता और ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। मतलब क्या? परिवर्ती का मतलब वो ऑक्सीकरण स्टेट जो है अलग अलग तरह के दर्शाते हैं। मतलब क्या हुआ? जैसे बोरोन है, इसकी ऑक्सीडेशन क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p। कितना होता है इसका? 2p1। अब इसमें देखिए, इसमें जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। इस तरह से क्या करेगा? ये जो है आपको s का बॉक्स कितने हो जाएंगे? एक होंगे। या p के कितने होंगे? 3। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने? 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ होता क्या है? ये तो मूल अवस्था में है। किस में है ये?
मूल अवस्था में। किस में होता है ये? मूल अवस्था में। तो जब ये मूल अवस्था में होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपनी जिस स्टेट में हो उस स्टेट में रहते हैं, तब उस समय ये पूरी तरह से एक्साइटेड नहीं रहता। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में रहता है उत्तेजित अवस्था में, तब क्या होता है, ये जो बॉक्स का इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, ये जहाँ खाली जगह पाता है वहाँ भाग जाता है। तो खाली जगह कहाँ है? यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पहले से है, यहाँ खाली जगह है, इस लेकर के ये क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, ये चेंजेबल हो जाता है। अर्थात इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसकी जो है 3 तक हो सकती है। कहाँ तक हो सकती है? 3 तक हो सकती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी अवस्था को छोड़ करके अलग चल जाते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वहाँ ये अपना अवस्था बना लेता है। तो इस वजह से इसकी जो है ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यही ऑक्सीडेशन में भाग लेता है। इस लेकर के इसकी ऑक्सीडेशन क्या हो गई, 3 तक हो सकती है। तो ये तो 3 तक हुई, और इसमें क्या होते हैं, संयोजकता क्या होती है, बदलती है, और ऑक्सीजन स्टेट भी बदल जाता है, यानी चेंजेबल होते जाता है। बोरोन की हुई तो 2 3 हैं, तो बोरोन की 3 हुई, लेकिन अगला जो एलिमेंट होंगे उसका एक से अधिक भी हो सकते हैं, 3 2 भी हो, यानी 3 लास्ट होंगे, लेकिन उससे कम भी हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और अधिक से अधिक 3 तक। तो एक एलिमेंट की एक ही ऑक्सीजन स्टेट होना चाहिए, लेकिन सो तो नहीं होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है परिवर्ती संयुक्ता होती है और ऑक्सीजन अवस्थाएं। अब स्टूडेंट संयुक्ता तो आप जानते होंगे, संयुक्ता क्या होती है, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग संयुक्ता बोलते हैं। तो ऑक्सीजन स्टेट जब बदलेंगे तो संयुक्ता भी बदलेगा ही, इस वजह से इसकी क्या होती है, संयुक्ता बदलती है। आगे कहता है इनमें अधिकांशतः विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अधिकांशतः क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है, यानी आप जान रहे होंगे इसमें कि ऋणात्मक केस में क्या होंगे, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। क्या होता है इसमें, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। और विद्युत ऋणात्मक भी तो आप लोग जानते होंगे, स्टूडेंट से मैं बता चुका हूँ, जो नए हैं उसके लिए। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जिस गुण से खींचता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी EN। और EN जो है डिपेंड करता है जेड की संख्या, जेड नहीं, परमाणु त्रिज्या पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, यानी R समानुपाती क्या चीज़, EN। यानी अगर R का वैल्यू बढ़ेगा तो नेगेटिविटी क्या होगा, R का वैल्यू बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घट जाएगा, यानी उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी किसी भी एटम का परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा तो ऋणात्मकता क्या होगी, उसकी घट जाएगी। लेकिन ये R अगर घट जाएगा, ऋणात्मकता बढ़ जाएगी। तो आपने ऋणात्मकता तो समझ गया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के गुण को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, और ये इसके ऊपर डिपेंड करता है परमाणु की त्रिज्या पर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं, कहता है नेक्स्ट है अधिकांश तत्व सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। क्या बनाता है ये, सहसंयोजक बंधन। आप जानते होंगे सहसंयोजक बंधन क्या होता है, यू नो आप लोग जानते होंगे कि सहसंयोजक बंधन जो 2 परमाणुओं के बीच जैसे A और B है, इस दोनों के बीच अगर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सहसंयोजक बंधन। और सहसंयोजक बंधन से बने यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो इसमें जितना भी एलिमेंट, इसमें जो है अधिकांशतः जो नॉन मेटल होते हैं, इसमें केवल मेटल कौन है इसमें, सॉरी, इसमें आपको नॉन मेटल है, शुरू में बोरोन नॉन मेटल है, बाद बाकी सभी मेटल है। इस लेकर के ये क्या करता है, ये बोरोन क्या करता है, नॉन मेटल अधिकांशतः इसमें सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। तो सहसंयोजक बंधन बनाने क्यों बनाते हैं, क्योंकि सहसंयोजक बंधन जो है इलेक्ट्रॉन की पारस्परिक साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन को दोनों एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन लेता भी है और दूसरे को देता भी है। इसी लेकर के तो जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी परस्पर, तो उसको हम लोग, उससे जो बॉन्ड बनेंगे उसको सहसंयोजक बंधन कहेंगे, और उससे जो यौगिक बनेंगे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अगला है, ये रंगीन और रंगहीन दोनों प्रकार का यौगिक बनाते हैं। मतलब स्टूडेंट्स हैं, इसमें जो है ये तो नॉन मेटल और मेटल दोनों होते हैं, तो इसमें रंगीन मतलब
जो है मेटल, जो नॉन मेटल है वो क्या करता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी रखता है, और खींचने के कारण क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रकाश को ये जो है एब्जॉर्व करके रिफ्लेक्स करने के ज़्यादा गुण रखता है, इसीलिए करके रंगीन भी बनाते हैं ये, और रंगहीन। और फिर इसमें जो जो मेटल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता नहीं, वो त्यागता है, इस वजह से क्या होता है, वो रंगहीन बनाया। तो इस प्रकार से दो प्रकार के यौगिक बनाया, कौन कौन, रंगीन और रंगहीन। तो रंगीन कौन बनाता है, रंगीन बनाता है आपको नॉन मेटल, और रंगहीन मेटल। कहता वर्ग 13 के तत्व हैं, वर्ग 13 के तत्व क्या सब हैं, वर्ग 13 के तत्व में आवर्त सारणी में वर्ग 13 के तत्व हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये कौन है, कितने एलिमेंट हो गए स्टूडेंट्स हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। स्टूडेंट्स थोड़ी वीडियो लंबा हो रही है, थोड़ी हम लोग फास्टली चलेंगे क्योंकि 20 मिनट हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ही जो है, एक ही वन शॉट में आपकी ये पूरी ख़त्म हो जाए। तो थोड़ी से हम लोग फास्टली चलें, आप नजरें जमाए रखेंगे और एकदम हर एक पॉइंट को ध्यान से समझते जाएंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 5। अब इसको याद करने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, याद करेंगे, पंक्ति है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। और बैंगन फूड क्या होता है, बोरोन, आलू फूड एल्युमिनियम, और गाजर फूड गैलियम, और इन फूड इंडियम, और लास्ट में है थैलियम। इस प्रकार से अब इसमें जो है शुरुआत में जो है बोरोन क्या है, ये नॉन मेटल है, बाद में कि यहाँ से यहाँ तक सब क्या है, टोटल का टोटल मेटल है, टोटल का टोटल मेटल है। आपने देख लिया कि इसमें पोजीशन भी एलिमेंट का क्या सब है। अब हम लोग देखते हैं कि बोरोन के तत्व के, वर्ग 13 के तत्व में बोरोन फैमिली का क्या सब प्रॉपर्टीज हैं। बोरोन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 5, एल्युमिनियम कितना होते हैं 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49, और थैलियम का 81। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, He हीलियम 2s2 2p1, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये 13वां में है जिसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट में। तो 3 किस प्रकार से, s में 2 तो होगा ही, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, p में। तो 2 ये हो गया s में, और बाकी कितना बचा, 1 जो कि p में होंगे। इसी तरह से सब में p में क्या होंगे 1। तो ये क्या हो गया, ये जो है सेकेंड ऑर्बिट है, इसीलिए करके क्या होगा 2p1, इसमें क्या होगा 3p1, इसमें क्या होगा 4p1, इसमें 5p1, और इसमें 6p1। आगे परमाणु त्रिज्या, कितने परमाणु त्रिज्या इसका है, परमाणु त्रिज्या इसकी 85, और ये थैले में कितना है 169, यानी इसमें ये जो है इसको तो आप जानते हैं कि ये तो ऐसे पलट जाएगा ये, यानी ये वाला भाग ऊपर चल जाएगा और ये वाला भाग नीचे आएगा, यानी थैलियम जो है इसमें, ये जो थैलियम लास्ट में वो नीचे आएगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 85 ऊपर होंगे और 169 क्या होंगे, नीचे होंगे। तो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, त्रिज्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यानी आकार बढ़ रहा है। त्रिज्या बढ़ रहा है तो आकार बढ़ रहा है। जब आकार बढ़ेगा तो आप देखें तो आकार पर क्या से डिपेंड करता है, देखिए ऋणात्मकता क्या हो रही है, जब एलिमेंट की आकार छोटी है तो ऋणात्मकता कितनी है 2.0, और नीचे आते आते आकार क्या हो गया 169, यानी इस ऊपर वाले की तुलना में ये नीचे वाला बढ़ गया। तो बढ़ गया तो ऋणात्मकता क्या हो गया 1.8 है, जो कि आप देख रहे हैं। तो ऋणात्मकता कितने हैं इसका, बोरोन का 2, एल्युमिनियम का 1.5, गैलियम का 1.6 है। यानी यहाँ से ये हमको रटने नहीं है, इस चीज़ को समझना है खाली कि ये कि विद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, और ये एक दूसरे से पॉइंट किस प्रकार से रिलेटेड है। अब ऋणात्मकता अगर, अब देखिए परमाणु ऋणात्मकता तो ये परमाणु त्रिज्या पर डिपेंड कर ही रहा है। अब हाँ सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे देख स्टूडेंट्स, ये जो संख्या लिखा हुआ है ये परमाणु संख्या नहीं है, ये परमाणु त्रिज्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, त्रिज्या। इसको सही कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक है। नेक्स्ट, अब देखो परमाणु त्रिज्या यानी आकार बढ़ेगा तो ऋणात्मकता क्या होगा, घटेगा। उसके बाद आकार जब बढ़ेगा तो ऋणात्मकता तो घटता है, लेकिन घनत्व क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सीधी बात है कि एक ही जगह, एक इकाई में अगर वस्तु की आकार को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो सीधी बात है उसमें वस्तु ज़्यादा एडजस्ट होगा। यानी यूनिट आपका छोटा है और उसमें वस्तु की क्या वो सघनता बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, ऑलरेडी है घनत्व बढ़ेगा ही। यानी आकार जब बढ़ेगा तो सीधी बात है उसमें एलिमेंट की सघनता, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो
ज़्यादा होगा, इसीलिए उसको हम लोग घनत्व कहते हैं। तो द्रव्यमान में क्या होगा, घनत्व भी बढ़ेगा उसका। अब कहता है द्रव्यनांक। द्रव्यनांक क्या है स्टूडेंट्स? द्रव्यनांक मतलब जिस टेम्परेचर पर वो द्रव बनता हो। बोरोन कितना है 2451 और थैलियम का 573। स्टूडेंट्स हैं, इसमें गौर से समझेंगे कि त्रिज्या, ये भी त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है। त्रिज्या जिसका कम है उसकी घनत्व क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखें कि त्रिज्या अगर कम है तो क्या हो रहा है, इसकी द्रव्यमान क्या है ज़्यादा, इसकी त्रिज्या ज़्यादा है तो द्रव्यमान क्या है कम। तो ये सुनिए, यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, जब आकार बढ़ता है तो वस्तुओं का, तत्वों का जो है अस्थायित्व, अर्थात उसमें जो परमाणु का बीच का बल होता है वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जब आकार जब छोटा होता है तो उसमें आकर्षण बल क्या होता है, परमाणु एटम के बीच का बल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, जल्दी वो द्रव नहीं बनेगा, अर्थात तो द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए कई से ज़्यादा है। तो बोरोन क्या है, द्रव्यमांक ज़्यादा है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका। अब हम लोग चलते हैं बोरोन के, अब हम लोग कंपाउंड्स पढ़ते हैं। इस ग्रुप में पहला कौन, टॉप में कौन एलिमेंट है, बोरोन। अब हम लोग बोरोन को स्टडी, बोरोन के कंपाउंड्स का स्टडी करेंगे। तो बोरोन कंपाउंड क्या सब है, पहला बोरोन कंपाउंड है सोडियम टेट्राबोरेट, जिसका नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। तो ये कंपाउंड हुआ। अब इसका नाम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O710H2O। इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O710H2O। इसका बेनेशियल नेम यानी व्यापारिक नाम क्या है, सुहागा, जिसको बोरेक्स कहते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स है, बोरेक्स बनता कैसे है, बोरेक्स बोरिक एसिड से, बोरिक एसिड की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराकर बोरेक्स प्राप्त किया जाता है। यानी बोरिक एसिड क्या होगा, H3BO3 प्लस Na2CO3। ये जब बोरिक एसिड से रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट तो बोरेक्स प्राप्त होता है, और 6H2O और CO2 प्राप्त होते हैं। ये जो बोरिक एसिड होता है इसका गुण क्या होता है, ये सफ़ेद चूर्ण होता है। क्या होता है, ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। जिस तरह से बर्फ़ होता है उसी तरह का सफ़ेद पूरा एकदम, और चूर्ण उसी तरह से जिस तरह नमक का चूर्ण होता है और चीनी का चूर्ण में होता है। ये ठंडे जल में कम किंतु गर्म जल में ज़्यादा ये घुलता है। यानी ठंडा जब रहता है तो उसमें ये नहीं घुल पाता है, और जब ये गर्म पानी होता है तो उसमें ये काफ़ी घुलता है। जल में इसका जलपठन होने के कारण ये क्या होता है, जलीय घोल इसका क्षार हो जाता है, यानी क्षार कर्वाहट हो जाता है, ये क्षार हो जाता है। Na2B4, अब इसको हम लोग जल में अगर घोलते हैं तो क्या बनता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरिक एसिड, फिर पुनः बोरिक एसिड बना देता है, जिससे हम लोग बोरेक्स बनाए थे, फिर ये बन जाता है। कब ऐसा बनता है, ये जब बोरिक एसिड को पानी में घोलते हैं तब। आगे है बोरेक्स को गर्म करने पर पहले यह फैलता है। यानी ये पहले क्या होता है, जब इसको गर्म करेंगे तो पहले ये फैलता है, बड़ा बड़ा जो है ना इसका बबल्स बन जाता है। यानी ये जो है ना बड़ा बड़ा ये मखान, जैसे मखान को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये फूलता है वो, ठीक उसी तरह से इसको जब गर्म करते हैं तो ये फिर क्या होता है, पहले फैलता है, और बाद में ये क्या होता है, ये जो है 1013 केल्विन पर गर्म करने पर ये पिघल कर कांच की शक्ल में बदल जाता है। किस शक्ल में, ये कांच की शक्ल का हो जाता है, यानी कांच की जैसे चमकता है उस तरह से ये चमकने लगता है। ये इसकी पोजीशन हुई। बोरेक्स को जब हीट करते हैं तो क्या होगा, ये सीधी बात है कि बोरेक्स को जब हीट करेंगे तो इसमें पानी अलग हो जाएगा और Na2B4O7 अलग हो जाएगा। Na2B4O7 को जब 1013 में गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम मेटाबोरेट और बोरोन ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है, ये डायब्रोन बनाता है, जिसका बोरोन ट्राइऑक्साइड बनाता है, B2O3 बनाता है। कब, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तब। तो पहले तो क्या वाटर अंटेगा और फिर उसको जब गर्म करेंगे तो ये जो है Na2B4 सोडियम टेट्राबोरेट है, ये बनाएगा सोडियम मेटाबोरेट और बोरोन ट्राइऑक्साइड। इसका उपयोग देखते हैं हम लोग
क्या उसकी यूज है? इसकी यूज है अम्लीय ग्रुप के गुणात्मक विश्लेषण में, यानी अम्लीय ग्रुप को ज़्यादा विश्लेषण करेंगे, ज़्यादा उसको अगर हम लोग पहचानना चाहेंगे तो उसको हम लोग इसके द्वारा पहचान सकते हैं। उसके बाद है धातु को जोड़ने में, यानी धातु को ज्वाइंट करने में फ्लक्स के रूप में, बर्तनों की कलाई करने तथा उसकी चमक बढ़ाने में, यानी बर्तन को अगर कलाई करना, रंग करना है या उसकी चमक बढ़ाना है तो बोरेक्स से हम लोग उसको साफ कर सकते हैं। कांच के उत्पादन में, यानी शीशा जो हम लोग बनाते हैं ग्लास, उसके उत्पादन में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, यानी जितने भी खाने वाले पदार्थ, खाद्य का मतलब क्या होगा? खाने, एडिएबल फूड, इसको हम लोग भोजन कहते हैं। भोजन को संरक्षण में, यानी इसको हम लोग फूड में हम लोग ये बोरेक्स मिला के रख भी सकते हैं, बोरेक्स मिला करके रखते हैं, जिससे क्या होता है लंबे समय तक वो खराब नहीं होता है। अगला है साबुन बनाने में और परीक्षक के रूप में। परीक्षक को मैंने बता ही दिया कि खाद्य पदार्थों को ये हम उससे सुरक्षित रख सकते हैं। आगे ये यहाँ से ग्रुप नंबर 13 खत्म। अब हम लोग ग्रुप नंबर 14, यानी टोटल मिला के स्टूडेंट्स में 2 ग्रुप पढ़ने हैं 11th में। कितने? 13 और 14, जिसमें 13वां खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं कौन सा ग्रुप है? 14वां ग्रुप है। 14वां ग्रुप में है, सबसे पहले कौन था? कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में कौन कौन एलिमेंट हो गए इसमें? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। अब इसमें जो है 5 एलिमेंट इसमें हुए। अब इसमें शुरुआत में 2 एलिमेंट वो क्या है? नन मेटल है, और बीच में एक जर्मेनियम है, मेटालोइड है जिसको धातु कहते हैं, और लास्ट में 2 एलिमेंट जो है टीन और लेड, ये दोनों मेटल है। अब यहाँ एलिमेंट की स्थिति जानने के बाद अब यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज है हम लोग को देखने हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इसका? प्रॉपर्टीज है कार्बन की परमाणु संख्या कितना? 6 है, सिलिकॉन का कितना? 14, जर्मेनियम कितना? 32, टीन का कितना? 50 और लेड का 82। अब इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पी में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? 13वां ग्रुप से एक बढ़ जाएगा, यानी 2p2, ये इसमें क्या हो जाएगा? 3p2, 4p2, इसमें 5p2 और इसमें 6p2। अब ऋणात्मकता कितनी है इसकी? ऋणात्मकता आप देख रहे होंगे, इसकी ऋणात्मकता कितनी है? इसकी ऋणात्मकता क्या है? सीधी बात है, परमाणु संख्या कितनी है इसकी? परमाणु संख्या 6 है। तो परमाणु संख्या 6 है तो उसी पे परमाणु संख्या बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या होगा? बढ़ेगा। और रेडियस बढ़ेगा तो उसका क्या होगा? उस पर जो है ऋणात्मकता उसकी क्या होगी? जब रेडियस बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो ऋणात्मकता क्या होगी? कम होगी। इसलिए करके जिसका आकार छोटा है उसकी ऋणात्मकता कितनी है? 2.5, यानी कार्बन का ज़्यादा है। और नीचे आने के बाद जो लेड कितना होता है? 1.9, ऋणात्मकता क्या है? कम है। ये तो पीछे भी मैं बता चुका हूँ कि ऋणात्मकता जो है परमाणु त्रिज्या जब बढ़ेगा, यानी परमाणु संख्या अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? ऋणात्मकता उसकी घट जाएगी। तो ऋणात्मकता क्या हो रही है इसकी? परमाणु संख्या है 82 है। कितने हैं? 82 है। इसके जो ऋणात्मकता कितने हो गई? 1.9। लेकिन अगर हम लोग कार्बन का देखें तो कार्बन का संख्या कितनी है? 6, इसलिए आकार इसका छोटा है, और आकार जब छोटा है तो ऋणात्मकता क्या हो गई? ज़्यादा। सीधी बात, आकार जब छोटा होगा तो नाभिक की आवेश क्या होता है? दूर तक फैलता है, यानी अपने अंदर तो वो अपना आवेश तो रखता ही, आसपास इर्द गिर्द भी आवेश हो जाता है। यही हो गई ऋणात्मकता। उसके बाद घनत्व, आकार। अब तो घनत्व पता ही है, हम लोग तो पहले देख चुके हैं कि परमाणु त्रिज्या जब बढ़ेगा, घनत्व क्या है? परमाणु संख्या अगर बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? उसका घटेगा। और जब परमाणु संख्या बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो रहा है? आप देख रहे होंगे कि कार्बन का घनत्व कितना है? 3.51, और लेड कितना है? 11.34। इस प्रकार से। अब द्रव्यमान कितना है? परमाणु संख्या कम है, द्रव्यमान ज़्यादा है, और नीचे आने पर द्रव्यमान क्या हो रहा है? उसी तरह से ठीक है, परमाणु संख्या पर ये क्या हो रहा है? ये उसकी ठीक अपोजिट चल रही है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ हम लोग समझते हैं ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है? किसी भी एलिमेंट में जितना इलेक्ट्रॉन खोने की टेंडेंसी होता है, अर्थात जितना इलेक्ट्रॉन खोता है उस पर जितना चार्ज बनता है, वही क्या होते हैं? उसकी ऑक्सीजन स्टेट है। यानी सीधी बात है, आयन की संख्या को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो कार्बन में कितने ऑक्सीजन अवस्था है? ये 4। तो किस प्रकार से बना था 4? चूँकि इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका क्या होता है? इसका होता है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है कार्बन का
कितना होता है 2s2 2p2, यानी s में कितने हो गए तो 2p2। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, s में जो इलेक्ट्रॉन हैं कितने हैं इसमें 2। तो इस प्रकार से अगर देखें हम लोग तो कितना होता है ये 2s2 2p2। तो आप देख पाएंगे s में कितना बनता है, ये s में जो है s में 2 बॉक्स बनेंगे, सॉरी 1 बॉक्स है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होंगे 2 इलेक्ट्रॉन E1 और E2। लेकिन p में कितना बनते हैं 3 बनते हैं। तो ये क्या करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2। इस प्रकार से इसका क्या होगा, पहले तो ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है इसमें, अगर ये इलेक्ट्रॉन खोएगा तो 2 चार्ज बनेगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है आयन बनाने में। उसके बाद पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो भी जंप करता है। तो अभी ये मूल स्टेट में, किसमें, मूल अवस्था में। लेकिन यह जब उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट में जाता है ये, तो ये क्या होता है, एस का भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जहाँ खाली जगह पाता है वहाँ भाग जाता है। तो अभी तो पी में तो 2 जगह तो इलेक्ट्रॉन भरल है, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ भरल है, यहाँ खाली है। ये क्या करता है, यहाँ से निकल करके नीचे वाला जो अपोजिट दिशा में है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाता है। तो अब यहाँ पेन पर इलेक्ट्रॉन से कितना होगा 1 2 3 और 4, इसलिए करके ये क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गया। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन खोने में सक्षम है, 4 खोने में सक्षम है। तो क्या करता है ये ऑक्सीजन एसिड में 4 दिखला देता है। ये सिलिकॉन भी दिखा रहा है, जर्मेनियम कितना दिखा रहा है, ये जर्मेनियम 4 दिखा रहा है और 2। तब 4 दिखा रहा है तो पहले तो इसी तरह से मैंने बताया, लेकिन पहले क्या करता है ये 2 ही इलेक्ट्रॉन जाता है, इसीलिए 2 ऑक्सीजन दिखलाता है। और 2 दिखाता है तो इस तरह से ऐसा क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन प्रभाव, अक्रिय प्रभाव में हो जाता है। उस समय इलेक्ट्रॉन खोता नहीं है, लेकिन उसके बाद ये भी खो देता है, यानी पहले 2 तो खोता ही है, लेकिन वैसा परिस्थिति आता है ये 4 भी खो लेता है। तो 4 यानी एस का भी इलेक्ट्रॉन उसमें भाग ले देता है। तो एस का जब भाग ले कितना हुआ 4। इसी प्रकार से इसमें क्या हो रहा है, चेंजेबल वैलेंसी आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है चेंजेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही है परिवर्तन संयोजकता। इससे पहले भी आपको बताए थे, पढ़ रहे थे हम लोग वहाँ पे फीचर्स हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि परिवर्तन संयोजकता क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ रहा है कि चेंजेबल यानी परिवर्तनीय संयोजकता क्या होती है, और ऑक्सीजन स्टेट यही है चेंजेबल संयोजकता, यानी 4 भी हो गए और 2 भी, 4 भी और 2 भी। समझ में आ गया आई थिंक। स्टूडेंट्स वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि बस यहीं तक इसको हम लोग रखें, और फिर आगे हम आपको बताएंगे ग्रुप 14 का हम लोग देखेंगे, जिसमें होंगे कार्बन फैमिली का, सबसे पहले कार्बन का प्रूफ होंगे, यानी इसका स्टडी हम लोग इसके बाद करेंगे। तो मैं चाहता हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह से मैं काम का वीडियो लाता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि मैं इसी तरह का काम का वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर सबसे पहले आपको मैं जैसे वीडियो लेके आऊँगा, सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आपकी पढ़ाई, मैं चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ हो और एक अच्छे सेटिस्फेक्शन हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो अवश्य दबा दें, और किसी तरह का कमेंट अगर दिक्कत है तो कमेंट करके अवश्य आप कमेंट करें, ताकि मैं जान पाऊँ कि आपकी पढ़ाई किस तरह से हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा ना हो स्टूडेंट्स हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको समाप्त करता हूँ, और अगला जो होंगे सेशन उसको आप लोग अवश्य देखेंगे। तो तब तक आप लोग करेंगे इसको, और हम लोग अगला सेशन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो